हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। देखो, आज इंग्लिश का पेपर था। किसका पेपर था? इंग्लिश का पेपर था 1 अक्टूबर 2020 को। बहुत शानदार पेपर है। ध्यान रखना, ये पेपर 2 शिफ्टों में होगा। इंग्लिश का पेपर ही 2 शिफ्टों में हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। हम शाम को पता चलाएंगे कि दोनों शिफ्टों का पेपर सेम आया था, अलग अलग आया था। देखो, सेम तो आ नहीं सकता भाई। इंग्लिश का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में भी हो गया, इवनिंग शिफ्ट में भी होगा। इंग्लिश लिटरेचर का पेपर ही तो दोनों पेपर सेम तो नहीं आ सकते। फर्स्ट पेपर दोनों का जो सेम नहीं आ सकता। इंग्लिश का पेपर भी दोनों का सेम नहीं आ सकता, क्योंकि अब जैसे मेरे को क्वेश्चनों का पता चल गया, मैं ये क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा दूंगा। तो इससे ये तो कंफर्म है कि दोनों जो शिफ्ट के पेपर हैं वो दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और देखो, पेपर बहुत सिंपल आया था। पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आया। वैसे पेपर डिफ़िकल्ट तो आ रहा है, ऐसे नहीं कि चलो पेपर बिल्कुल सिंपल आ रहा है, लेकिन पेपर बिल्कुल सही आ रहा है, पढ़े हुए में से आ रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि चलो कहीं से कुछ पूछ रहा है। देखो, मैचिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे आज। मैचिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, कथन कारण के क्वेश्चन आए थे, और क्वेश्चन लंबे थे, ऐसे नहीं छोटे थे। इंग्लिश का पेपर था, ठीक है। तो मैंने एक इंग्लिश के कैंडिडेटों से बात किया था, 2-3 से। तो वहाँ से मेरे को पढ़ का पता चला है सारा का सारा। एक प्रसार भारती, PTI, UNI और दूरदर्शन, इन चारों के स्थापित काल से संबंधित था कि एस्टाब्लिश्ड कब हुए थे। प्रसार भारती 1997 में हुआ था, PTI 1947 में हुआ था, UNI 1959 में हुआ था। ठीक है, यहाँ 3 से क्वेश्चन था, एक चौथा अलग था इसमें। यहाँ पर जो एक चौथा था वो अलग था। ठीक है, यहाँ पर चौथा ये दूरदर्शन वाला नहीं था। दूरदर्शन तो मैंने ऐड किया है फिर, क्योंकि ये भी इससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने दूरदर्शन को ऐड कर दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पर 3 तो ये थे, चौथा कुछ अलग था इसमें। ठीक है, ये ध्यान में रखना, दूरदर्शन को मैंने ऐड किया। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रसार भारती 1997 में, PTI 1947 में, UNI 1959 में और दूरदर्शन 1959 में। ठीक है, PTI का फुल फॉर्म है प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया, और UNI का फुल फॉर्म आप खुद बताओ। UNI का फुल फॉर्म क्या है, आप खुद को बताना है। और ध्यान रहे, पेपर ज़्यादा बेस्ट उसी का ही हो रहा है जो टेंशन फ्री है। जो टेंशन फ्री है, जिसके टेंशन है ना, उसका पेपर ज़्यादा बेस्ट नहीं हो रहा है। ये ध्यान में रखना है आपको। जिसके ज़्यादा टेंशन है उसका पेपर सही नहीं हो रहा है। पेपर सही उसी का हो रहा है जिसको टेंशन कम है। तो टेंशन नहीं लेने का। रियलिटी है, टेंशन लेके आप अपने पेपर को ख़राब कर सकते हो। आप यदि टेंशन में हो, समझो आप आपके पेपर को ख़राब करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हो, पूरी तैयारी कर रहे हो। क्योंकि जैसे आपका पेपर चाहे कभी भी हो, लेकिन आज आप टेंशन में हो तो आप सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो। क्योंकि हम टेंशन में आके सही ढंग से नहीं पढ़ पाते। तो बिल्कुल टेंशन को हटाओ दिमाग से। आपको मोटिवेट होना है, टेंशन से दूर रहना है, तो मेरे से खुद से बात करो, मैं आपको पॉजिटिव करूँगा 100%। लेकिन टेंशन नहीं लेने का। देखो, एक आकाशवाणी के चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि आकाशवाणी कौन कौन से चैनल के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करता है। वहाँ पर एक चैनल था कि आकाशवाणी निम्नलिखित में से किस चैनल के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करता है। लेकिन मैंने सोचा जब क्वेश्चन ही आ गया तो उससे रिलेटेड आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूं। तो देखो, एक तो आपको आकाशवाणी के बारे में पढ़ना है अच्छी तरीके से। इससे पहले आपको देखो, यहाँ पर प्रसार भारती के बारे में पढ़ लो, PTI के बारे में पढ़ लो, UNI के बारे में पढ़ लो और दूरदर्शन के बारे में पढ़ लो। आकाशवाणी के बारे में पढ़ लो। आकाशवाणी कुछ चैनल्स हैं जिनके द्वारा सेवाएं प्रदान करता है, जैसे विविध भारती है, राष्ट्रीय चैनल है, FM चैनल है, प्राथमिक चैनल है और विदेश प्रसारण चैनल है। तो ये कुछ चैनल हैं 5 जिनके माध्यम से आकाशवाणी क्या करता है, सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हो रहा था, उन्होंने बताया था कि R K मजूमदार उसका आंसर था। क्या था? R K मजूमदार उसका आंसर था। तो देखो, मैंने यहाँ से उसको R K मजूमदार का जो कथन था वो उठाया है। मीडिया वह माध्यम है जिसके द्वारा समाज शिक्षित होता है। किसने कहा था? R K मजूमदार ने कहा था। इसके अलावा एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था कॉन्फ्रेंस से, सेमिनार से और सिंपोजियम से। सम्मेलन, सेमिनार और संगोष्ठी।
इन तीन से भी एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था, तो आपको इन तीनों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, सेमिनार क्या होता है, सिंपोजियम क्या होता है। मैं खुद बताता हूँ इनका आंसर। यदि आपको मैं आंसर बता दूँ तो आप क्या करोगे, केवल मैं बताऊँगा जिसको ध्यान रखोगे, पूरा डिटेल से नहीं पढ़ोगे। इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा यहाँ पर। आप कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और सिंपोजियम इनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ो अच्छी तरीके से। टाइम है अब आपके पास, क्योंकि अब अगला पेपर 9 अक्टूबर को है। देखो माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन आया था, माइक्रो टीचिंग से, सूक्ष्म शिक्षा से, इसको भी थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना। वर्कशॉप से क्वेश्चन आया था। वर्कशॉप मैंने, माइक्रो टीचिंग मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा रखी हैं। आप चाहो तो मेरे वीडियोस देख सकते हो, माइक्रो टीचिंग का वीडियो देख सकते हो, वर्कशॉप का वीडियो देख सकते हो, कार्यशाला का। और यदि आप नहीं चाहते हो तो गूगल से सर्च कर लो या किसी बुक में पढ़ लो, बुकों में दिया हुआ है ये सारा। एक अलग तरीके का क्वेश्चन आया था, थीसिस राइटिंग में आवश्यक बिंदु, फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग। थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, तो उसमें था कुछ बिंदु थी जिनको मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बता देता हूँ। उसके कुछ बिंदु हैं थीसिस राइटिंग में आवश्यक बिंदु, जैसे भूमिका होता है, मुख्य प्रश्न होता है, प्राक कथन होता है, तालिका सूची होता है, अनुमोदन पत्र होता है, अनुक्रमणिका होता है, संदर्भ सूची होती है, शोध विकल्प होता है, शोध उपलब्धि होती है और परिशिष्ट होता है। ये कुछ हैं जो थीसिस राइटिंग में आवश्यक बिंदु होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था रिसर्च मेथड पर। रिसर्च मेथड से रिलेटेड एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था, उसमें कुछ रिसर्च मेथड दिए हुए थे और हमें आपस में मैच करना था। ठीक है, तो ध्यान रखना, रिसर्च मेथड तो सारे पढ़ के जाना ही आप। अब पेपर है हमारा 9 अक्टूबर को। ठीक है, तो मैं देखो आज शाम को आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म है वो सारी सारी दे दूंगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म है सारी सारी प्रोवाइड करवा दूंगा। कल मॉर्निंग वाली क्लास में आपको मैं रिसर्च मेथड के अब तक जितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फुल डिटेल से, फुल फॉर्म एक भी बाहर नहीं जाएगी। रिसर्च मेथड से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, देखो एक क्वेश्चन आया था किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। इनको हमें व्यवस्थित करना था, किसके आधार पर, स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर, सही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो ये क्रम सही है इसका। सबसे छोटा किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, उससे बड़ा गीगाबाइट होता है, उससे बड़ा टेराबाइट होता है, फिर पेटाबाइट होता है, फिर हेक्साबाइट होता है। सबसे पहले बिट होता है, फिर बाइट होता है, फिर निबल होता है, फिर किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर हेक्साबाइट। ठीक है, इनको सही ढंग से याद करना है। एक हार्डवेयर से रिलेटेड आया था कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है। वहाँ पर 3 हार्डवेयरों का नाम था, एक सॉफ्टवेयर का नाम था। ये आप सही कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखना। कल के पेपर में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आज आ गया कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो इनको आप अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना, हार्डवेयर कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, और इसके अलावा सर्च इंजन कौन कौन से हैं, और इसके अलावा इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। इन सभी को अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना। हाँ देखो आज एक अलग क्वेश्चन हो रहा था एंटीवायरस का, कि एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख लेना, वायरस कौन कौन से हैं, एंटीवायरस कौन कौन से हैं। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था इन 3 पर, इस पर आया था क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। उसमें चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973 में हुआ था, वनों के संरक्षण के संबंध में हुआ था ये, और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। इसमें क्या हुआ था, लोगों पहले ये प्रेजेंट टाइम में तो ये जो चिपको आंदोलन है ये जहाँ पर हुआ था वो क्षेत्र उत्तराखंड में है। पहले ये उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, ध्यान रखना, जो चिपको आंदोलन जहाँ पर हुआ है ये प्रेजेंट टाइम में तो उत्तराखंड में है, पहले ये उत्तर प्रदेश में था, और ये वनों से संबंधित था, वनों के संरक्षण से संबंधित। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है, और 1973 में हुआ था। स्मृति बाई नाम से एक लेडीज थी जिसका इसमें शायद योगदान था। तो मैंने सोचा कि अन्य 4 और आंदोलनों के बारे में बता दूं। नर्मदा बचाओ आंदोलन 73 में हुआ, नवधान्य आंदोलन 87 में हुआ, एपिको आंदोलन 73 में हुआ, साइलेंट वैली 73 में हुआ। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत गजब है। थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। एक आया क्वेश्चन आयोग से, राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, सैम पित्रोदी आयोग। मैचिंग का क्वेश्चन था। एक और था यहाँ पर
वो बता नहीं पाए वो, लेकिन यह 3 का पता चला कि राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग और सैम पित्रोदा आयोग से रिलेटेड एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था। आगे बात करते हैं भाई, टीचिंग एप्टीट्यूड में एक स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, और इसमें हो सकता है इनके प्रतिपादक कौन थे ये क्वेश्चन आ सकता है, या इनकी कुछ विशेषताएं दी हुई हों। तो ध्यान रखना, स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर और चिंतन स्तर किस किस ने दिया था और इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी ध्यान में रखना। और एक बात और ध्यान में रखना, ये बुकों में नहीं मिलेगी आपको। सबसे पहला स्मृति स्तर होता है, उसके बाद बौद्ध स्तर होता है, उसके बाद चिंतन स्तर होता है। सबसे पहले स्मृति स्तर, फिर बौद्ध स्तर और फिर चिंतन स्तर। ठीक है, बहुत गजब की बात है ये। एक क्वेश्चन आया था स्वयं, स्वयं प्रभा और मॉक से रिलेटेड। ठीक है, स्वयं योजना, स्वयं प्रभा और मॉक, स्वयं, स्वयं प्रभा और मॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप। स्वयं, स्वयं प्रभा और मॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसके अलावा बात की जाए भाई, एक क्वेश्चन आया था डिडक्टिव और इनडिडक्टिव मेथड से, आगमनात्मक और निगमनात्मक मेथड से भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगमनात्मक क्या होता है, निगमनात्मक क्या होता है। तो देखो यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना डिडक्टिव इनडिडक्टिव मेथड से क्या होता है। इसके अलावा ब्लड रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, और बता रहे थे कि ब्लड रिलेशनशिप का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सिंपल था, आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, केवल क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे सकते थे। कोडिंग डिकोडिंग ये ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, लॉजिक था इसमें। कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिक था, लेकिन ज़्यादा सिंपल भी नहीं था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया था। नंबर सीरीज का क्वेश्चन मैंने 3 से बात की थी, तीनों ने सॉल्व नहीं की, उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा वो नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन। तो नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन थोड़ा डीपली ध्यान देना, नंबर सीरीज़ रियल में थोड़ी डिफिकल्ट आ रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आ रहा है नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना। इसके अलावा डीआई था जो एवरेज पर था। तो देखो डीआई अब तक जितने भी आ रहे हैं वो एवरेज और परसेंट पर ही आ रहे हैं। पैसेज था, पैसेज देखो ना तो ज़्यादा सिंपल था ना हार्ड था, लेकिन ध्यान रखना पैसेज हैं वो पहले की तरह नहीं आ रहे बिल्कुल सिंपल कि आप क्वेश्चन पढ़ो डायरेक्ट ऐसे कैसे पैसेज से आंसर उठाओ, और इतने डिफिकल्ट भी नहीं आ रहे कि आपको बैठ के सोचना पड़े कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है। नहीं नहीं, आप ध्यान लगा के पढ़ो, 100% आंसर दोगे पैसेज के। बहुत से बंदे ऐसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि पैसेज से हमारे 10 मार्क्स पक्के हैं। और ध्यान दें, यदि आपको पैसे से 10 मार्क पक्के करने हैं ना, तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एक वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है कि अध्ययन बोध या कॉन्फ्रेंसन को कैसे सॉल्व करें, उसको देखना। एक डीआई कैसे सॉल्व करें उसको देखना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें उसको देखना, करंट का वीडियो भी देखना। अभी तक करंट नहीं आ रहा, लेकिन आगे आ सकता है करंट, पूरी चांस है आगे की पेपर्स में करंट के आने का। ठीक है, तो अध्ययन बोध कैसे सोल्व करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और इसके अलावा अध्ययन बोध कैसे सोल्व करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और इसके अलावा था करंट का वीडियो पड़ा हुआ है। इसके अलावा कई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे तो उनमें कौन सा तुक्का मार के आए, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। और इसके अलावा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, फेसबुक पेज का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आगे जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा यदि आप 75% प्लस का स्कोर करना चाहते हो ना, तो भाई मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है 7891350470, इस पर जुड़ जाओ। नाम मात्र चार्ज है, 58-54 जैसा चार्ज है, बिल्कुल नाम मात्र। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। रियलिटी है, पूरे पूरे क्वेश्चन मेरे उन्हीं क्वेश्चनों से आ रहा है, पूरा का पूरा पेपर एज इट इज उसी तरीके से उठ के आ रहा है। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और प्लीज़ जिसका पेपर 9 अक्टूबर को है वो भी प्लीज़ ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करें, मेरी पीडीएफ लेने की कोशिश करें। और जिनका पेपर 9 अक्टूबर के बाद में है वो तो 100% ग्रुप में जुड़े और 100% पीडीएफ लें, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। बिल्कुल नाम मात्र चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज 100 रुपये है, एक 80 रुपये, एक 50 रुपये। मैंने 3 प्लान बना रखे हैं आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग, 50 रुपये, 80 रुपये और 100 रुपये। 100 रुपये चार्ज उनका है जिनका एग्ज़ाम बिल्कुल लास्ट में, 80 रुपये चार्ज उनका है जिनका एग्ज़ाम बीच में, और 50 रुपये चार्ज उनका है जिनका पेपर बस 5-7 दिन में है। ठीक है, तो बिल्कुल नाम मात्र चार्ज है। थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय।